तहे दिल से स्वागत करती हूं हमारे इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू पर। तो जैसे कि बेटा आप सब देख सकते हैं कि आज के सेशन में हम आपके लिए लेकर आए हैं कांसेप्ट मैपिंग एंड रिवीजन ऑफ चैप्टर नंबर 1 ऑफ 10th क्लास, जो कि है हमारा केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो बेटा हम इस चैप्टर को रिवाइज करने वाले हैं 30 मिनट्स में। हर एक कांसेप्ट को सीखेंगे, उसे ध्यान से समझेंगे बेटा, बहुत मजा आने वाला है हमारे इस सेशन में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम लेट्स बिगिन। तो बेटा सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो सबसे पहले समझते हैं कि केमिकल रिएक्शन क्या है और केमिकल इक्वेशन क्या है। अगर मैं आपके सामने लिख दूं बेटा H2 + O2 gives H2O, तो बेटा आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ठीक है। ऑक्सीजन कंबशन को सपोर्ट करता है, पर जो पानी है, जो वाटर है, वो आग बुझाता है। इट पुट्स आउट फायर, वो आग को बुझाता है। अगर बेटा एक और एग्जांपल देखें, Na + Cl2 gives NaCl। बेटा हमारा जो Na है, सोडियम है, वो हार्मफुल है, पॉइजनस है। अगर हम Cl2 की बात करें, ये एक पंजेंट स्मेलिंग गैस होती है, ये भी हार्मफुल है। बट इन दोनों के बेटा में से जो चीज बनती है NaCl, वो तो भाई उसके बिना हमें हमारा खाना भी पसंद नहीं आता, क्योंकि वो NaCl है जो कि हमारा क्या है, सॉल्ट है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों एग्जांपल्स क्या है? इन दोनों एग्जांपल्स में बेटा ऐसी चीजें बन रही हैं, इन दोनों एग्जांपल्स में जो नई चीजें बन रही हैं, उनकी प्रॉपर्टीज कंप्लीटली डिफरेंट है फ्रॉम देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। वाटर की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग, NaCl की प्रॉपर्टी इन दोनों से अलग। तो बेटा ये दोनों एग्जांपल्स हैं किसके? केमिकल रिएक्शन के। क्योंकि केमिकल रिएक्शन क्या है? केमिकल रिएक्शन आर द प्रोसेसेस इन व्हिच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म्ड। The new substances formed have entirely different properties from their constituents, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया। अब बेटा केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? केमिकल रिएक्शन में ना एटम्स का रीअरेंजमेंट होता है। अगर बेटा मेरे पास है H2 और O2, तो वो मुझे मिलके H2O ही देंगे, CO2 नहीं दे देंगे कि भैया हाइड्रोजन जो है वो कार्बन में चेंज हो गया। ऐसा नहीं होता है। देखिए, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम्स ऑफ वन एलिमेंट do not change into those of another element. Only a rearrangement of atoms take place in a chemical reaction. तो बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पहले अलग अलग थे। ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा O2, ये रहा H2। इन दोनों ने मिलकर क्या बना दिया? वाटर बना दिया। सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रीअरेंजमेंट हुआ है, कोई नई चीज नहीं बनी है, कोई नया एटम, कोई नया एलिमेंट नहीं बना है, ठीक है बेटा। तो केमिकल रिएक्शन तो हमारा हो गया। अब केमिकल इक्वेशंस क्या है? इन सारे केमिकल रिएक्शंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं बेटा विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशंस। केमिकल इक्वेशन बेटा सिंबल्स और फॉर्मूलाज का यूज करता है क्या करने के लिए? केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए। द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला of the substances involved is known as chemical equation। अगर बेटा मैं एक स्टेटमेंट कहती हूं कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन रिएक्ट टू फॉर्म वाटर, तो मैं लिख सकती हूं कि H2 + O2 gives water। तो बेटा मैंने उस केमिकल रिएक्शन को इस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। तो केमिकल रिएक्शंस क्या है, केमिकल इक्वेशंस क्या है, ये सब आपको क्लियर हो गया। तो चलो भाई बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब बेटा बात ये आती है कि हमारे आसपास ना हर टाइम कुछ ना कुछ हो रहा होता है। जैसे कि बेटा मैं हमेशा कहती हूं कि साइंस हर जगह है, बस देखने की जरूरत है। तो बेटा हमारे आसपास हर जगह कोई ना कोई प्रोसेस हो रहा है, कोई ना कोई रिएक्शन हो रहा है। अब हमें कैसे पता कि ये जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो प्रोसेस हो रहा है, वो एक केमिकल रिएक्शन है? हम उसके पास जाएंगे थोड़ा, भैया जरा बताओ तुम केमिकल रिएक्शन हो कि नहीं, ऐसे तो नहीं कर सकते। तो बेटा हमारे पास कुछ अस्त्र होते हैं, हमारे पास अस्त्राज होते हैं, ये पता करने के लिए कि ये जो पर्टिकुलर रिएक्शन है, ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस है, वो एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं, ठीक है। तो बेटा कौन से अस्त्र हैं? हाउ डू वी नो दैट अ केमिकल रिएक्शन हैज टेकन प्लेस? तो सबसे पहले हमारे पास गैस अस्त्र है, ठीक है। तो बेटा अगर कभी किसी भी रिएक्शन में गैस इवॉल्व होती है, तो हम क्या बोलते हैं कि जी हां भैया केमिकल रिएक्शन हुआ है। जैसे कि बेटा Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2, ये बेटा हमारी हाइड्रोजन गैस है जो कि इवॉल्व होती है, तो हम यहां पे कह सकते हैं कि जी हां ये एक केमिकल रिएक्शन है। फॉर्मेशन ऑफ अ प्रेसिपिटेट बेटा एक वो सॉलिड होता है जो केमिकल रिएक्शन के दौरान सेपरेट आउट हो जाता है। अब इससे पहले कि कोई कहे कि मैम हम अगर पानी में रेत को घोल देंगे तो रेत भी तो सेपरेट आउट हो जाती है, वो भी तो एक सॉलिड है, तो क्या सैंड भी प्रेसिपिटेट है? तो बेटा प्रेसिपिटेट तब बनता है जब केमिकल रिएक्शन होता है। सैंड और पानी को मिक्स करते हैं तो केमिकल रिएक्शन थोड़ी ना होता है। तो बेटा फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट बहुत अच्छे से जानते हैं, पोटेशियम आयोडाइड + लेड नाइट्रेट जब रिएक्ट करते हैं तो बेटा KNO3 देते हैं और PbI2 का हमें येलो कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। चेंज इन कलर बेटा हमारा CuSO4 ब्लू कलर का होता है। जब हम उसको Fe के साथ रिएक्ट कराते हैं तो FeSO4 बनता है जो ग्रीन कलर का है, तो कलर चेंज हो गया हमारा ब्लू से ग्रीन। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन टेंपरेचर। जब आप कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं बेटा, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इस रिएक्शन में बहुत ही ज्यादा हीट रिलीज होती है, टेंपरेचर चेंज हो जाता है, और हम आगे जाके देखेंगे कि ये किस टाइप का रिएक्शन है। ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन में हीट रिलीज हो रही है। नेक्स्ट है बेटा चेंज इन स्टेट। HCl बेटा गैस, NH3 गैस, ये दोनों हमने गैसेस ली, इनका रिएक्शन कराया तो हमें NH4Cl के बेटा क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, और वो क्या होते हैं? क्रिस्टल्स तो सॉलिड ही होते हैं। तो बेटा इन अस्त्रों की मदद से हम पता लगा सकते हैं कि जी हां ये पर्टिकुलर रिएक्शन या फिर ये पर्टिकुलर चेंज एक केमिकल रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है बेटा। अब अगर ये क्लियर हो गया है तो हम चलते हैं आगे और केमिकल इक्वेशंस को थोड़ा सा और देखते हैं, ठीक है। अनबैलेंस्ड एंड बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशंस क्या होती हैं? बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन बेटा वो होती है जिसमें डिफरेंट एलिमेंट्स के जो एटम्स है ना, वो दोनों तरफ सेम है। मैंने क्या कहा? अगर मैं बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन की बात कर रही हूं तो लेट अस सपोज बेटा Zn + H2SO4 gives ZnSO4 + H2, ठीक है। यहां पे मेरे पास अलग अलग कौन से एटम्स हैं? एक जिंक है तो यहां भी एक जिंक है, दो हाइड्रोजन, एक सल्फर, चार ऑक्सीजन। तो बेटा इस केमिकल इक्वेशन में अलग अलग एटम्स दोनों तरफ इक्वल है, एक जिंक, दो हाइड्रोजन इक्वल है। तो ये क्या हो गई? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई। अब अनबैलेंस में क्या है? सही पकड़े हैं, इसका उल्टा कर दो, एक ऐसी केमिकल इक्वेशन जहां पे डिफरेंट एटम्स जो हैं वो अनइक्वल नंबर में है। जैसे कि बेटा H2 + O2 gives H2O, तो भैया यहां पे दो हाइड्रोजन, दो ऑक्सीजन, बट एक ही ऑक्सीजन है, तो ये एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन हो गई, क्योंकि डिफरेंट एटम्स जो है अलग अलग एलिमेंट्स के वो अनइक्वल नंबर में है। तो हमें बेटा इक्वेशन कैसी चाहिए? हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन चाहिए। पर क्यों चाहिए बैलेंस इक्वेशन? हमें बैलेंस इक्वेशन चाहिए बिकॉज वी नीड टू फॉलो या फिर वी हैव टू फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जो कि एंटोइन एल लवॉइसियर महाशय ने दिया था। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है बेटा कि मास इज नाइदर क्रिएटेड नॉर डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन। किसी भी केमिकल रिएक्शन में जितना मास पहले था उतना ही मास बाद में भी होगा। तो बेटा अगर मेरे पास एक केमिकल इक्वेशन है H2 + O2 gives H2O, तो बेटा ये क्या है मेरे
ये मेरे रिएक्टेंट्स हैं जो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो कर ही रहे हैं और एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो जो बेटा रिएक्ट कर रहे हैं वो हमारे रिएक्टेंट्स होते हैं और रिएक्टेंट्स बेटा रिएक्ट करके जो नया प्रोडक्ट बनाते हैं उसको आप सही पकड़े हैं, क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं। तो बेटा किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये रिएक्टेंट्स जो है वो रिएक्ट करके एक नया सब्सटेंस बनाते हैं और उस नए सब्सटेंस को प्रोडक्ट कहते हैं। तो एंटोइन एल लवोइजियर ने अपने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास में कहा था कि टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट्स इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट्स। रिएक्शन से पहले जितना मास है यानी कि रिएक्टेंट्स का जितना मास है उतना ही मास प्रोडक्ट्स का भी होना चाहिए और यही रीजन है बेटा कि क्यों हमें इक्वेशन को बैलेंस करना पड़ता है। अब आप लोग बहुत अच्छे से इक्वेशन की बैलेंसिंग सीख चुके हैं, बट हम क्योंकि ये रिवीजन सेशन है तो आप लोगों को बेटा मैं एक इक्वेशन बैलेंस करके दिखाती हूं, आप लोगों को बाकी इक्वेशन जल्दी से मतलब बाकी इक्वेशंस की बैलेंसिंग जल्दी से रिवाइज हो जाएगी। तो बेटा सबसे पहले हमारा क्या मेथड होता है कि हमें यहाँ पे लिखना है LHS, हमें यहाँ पे लिखना है RHS, ठीक है। और जितने भी हमारे पास डिफरेंट टाइप के एटम्स हैं वो लिख लीजिए। हमारे पास बेटा Fe है, हमारे पास हाइड्रोजन है और हमारे पास ऑक्सीजन है। अब LHS में कितने आयरन है? 1। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने ऑक्सीजन? 1। RHS में कितने आयरन? 3। कितने हाइड्रोजन? 2। कितने ऑक्सीजन? 4। तो बेटा आइए अब हम बैलेंसिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे 1 आयरन, यहाँ 3 आयरन, तो सिंपल सी बात है बेटा, इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने 3 लगा दिया तो आयरन की जिंदगी सेट हो गई। बात करते हैं बेटा हाइड्रोजन की, इसकी तो बल्ले बल्ले चल रही है जीवन में, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। ऑक्सीजन में बेटा यहाँ 1, यहाँ पे 4, यहाँ होगी गड़बड़, तो गड़बड़ को ठीक कर देते हैं। 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो बच्चा यहाँ पे 4 लगा दो। बट जैसे ही यहाँ 4 लगाया तो हाइड्रोजन के जीवन में उथल-पुथल मच गई। वहां पे क्या आ गया? अर्थक्वेक आ गया। क्यों? क्योंकि बेटा 4 2 होता है 8, तो पहले हाइड्रोजन 2 था, अब हाइड्रोजन 8 हो गया है और यहाँ अभी भी 2 है, तो हमें इस 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तो यहाँ मैंने लगा दिया 4। तो ये हो गई बेटा आप लोगों की बैलेंस केमिकल इक्वेशन 3Fe। देखो कैसे हुई बैलेंस, देखो 3Fe 8 हाइड्रोजन 8 हाइड्रोजन 4 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन। तो ये होगी बेटा आपकी एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। बैलेंसिंग हमारी रिवाइज हो गई है। अब बेटा जैसे हमने ये देखा था कि केमिकल रिएक्शंस को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जैसे केमिकल रिएक्शन को इन डेप्थ में देखा, अब केमिकल इक्वेशंस को जरा देख लेते हैं। बैलेंसिंग देख ली, अब आइए देखते हैं बेटा कि हम उन केमिकल इक्वेशंस को और ज्यादा इंफॉर्मेटिव कैसे बना सकते हैं कि भैया मैं केमिकल इक्वेशन देखूं, मेरे को दुनिया जहान की जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो उस केमिकल इक्वेशन को देखकर मिल जाए। तो बेटा हम क्या-क्या कर सकते हैं? वी कैन मेक द इक्वेशंस मोर इंफॉर्मेटिव बाय इंडिकेटिंग द फिजिकल स्टेट्स ऑफ द रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, बाय इंडिकेटिंग द हीट चेंजेस एंड बाय इंडिकेटिंग द कंडीशंस इन व्हिच द रिएक्शंस टेक प्लेस। तो बेटा फिजिकल चेंजेस आप बहुत अच्छे से फिजिकल स्टेट्स आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सॉलिड के लिए S लिखेंगे, लिक्विड के लिए L, गैस के लिए G और एक्वस सॉल्यूशंस के लिए बेटा AQ लिखेंगे। उसके अलावा अगर किसी रिएक्शन में बच्चा प्रेसिपिटेट बनता है तो हम बेटा उस प्रेसिपिटेट के सामने, हमने ये रिएक्शन अभी पीछे देखा कि PbI2 का येलो कलर का प्रेसिपिटेट बनता है, तो इस प्रेसिपिटेट के आगे बेटा हम PPT लिख देते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं, प्रेसिपिटेट। और साथ में बेटा चेरी ऑन टॉप सोने पे सुहागा एक डाउनवर्ड एरो भी बना दो, इससे पता लग जाता है कि ये एक प्रेसिपिटेट है। अगर किसी रिएक्शन में बेटा गैस निकल रही है तो देखो जिंक और H2SO4 रिएक्ट करके बेटा ZnSO4 और हाइड्रोजन गैस देते हैं, तो यहाँ पे G तो लिखना ही लिखना है और एकदम परफेक्ट करने के लिए इसको अपवर्ड एरो बना देंगे कि जी हाँ भैया ये हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। नेक्स्ट देखिए बेटा टू इंडिकेट द हीट चेंजेस इन एन इक्वेशन, बेटा हमारे पास 2 तरीके के रिएक्शंस होते हैं। एक होता है हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है बेटा एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शंस बेटा वो होते हैं जिनमें हीट अब्सॉर्ब होती है। रिएक्टेंट्स कहते हैं अगर चाहते हो ना हम रिएक्ट करें तो हमें दो इज्जत, हमें दो हीट। तो बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हीट अब्सॉर्ब होती है, तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं? रिएक्टेंट्स जो है वो मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं, बट क्योंकि हीट अब्सॉर्ब हो रही है तो हम प्लस हीट रिएक्टेंट्स की साइड पे लिखते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन में बेटा सही पकड़े हैं, हीट रिलीज होती है, ठीक है। हीट रिलीज होती है तो बेटा रिएक्टेंट्स जो है मुझे प्रोडक्ट दे रहे हैं और क्योंकि हीट रिलीज हो रही है तो हम प्लस हीट कहां पे लिखते हैं? प्रोडक्ट की साइड पे लिखते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए बेटा टू इंडिकेट द कंडीशन